चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट टाइम प्रोटीन्स देखे थे, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स बराबर। इसमें कैसा रहता है देख भाई, एक कार्बन इज अटैच टू वन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। ये अपना फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाजू वाले कार्बन को हम लोग को बोलते हैं अल्फा कार्बन बराबर। तो दिस इज माई अल्फा कार्बन विच इज अटैच टू NH2 ग्रुप। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा पे अमाइनो और ये एसिड, ठीक है। एंड नीचे रहता है एक कोई हाइड्रोजन, ऊपर कोई एक R ग्रुप। समझ में आ रहा है। ये R ग्रुप अगर हम लोग चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनता है। ये अमाइनो एसिड्स की एक पॉलीमेरिक चेन बन गई तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं, लास्ट टाइम ऑनलाइन था, कुछ समझ में आया है नहीं पता नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, ये R ग्रुप अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है। टोटल ये R ग्रुप के कितने कॉम्बिनेशंस हैं? 20, 21। जनरली अपने एनसीईआरटी में 20 दिया है तो 20 पकड़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजी वाले 20, 19 कुछ बोलते हैं, 21 भी बोलते हैं, 21 बराबर। ओके, तो अपने एनसीईआरटी में 20 दिए, 20 फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, इस 20 में से 10 जो थे वो थे एसेंशियल। याद है क्या? एसेंशियल मतलब अपने बॉडी में बनते हैं कि नहीं बनते? नहीं बनते। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई दे आर एसेंशियल फॉर अस, ठीक है। एंड उसी बदले बाकी 10 क्या बन जाएंगे? नॉन एसेंशियल। मतलब अपनी बॉडी इनको बना पाती है कि नहीं बना पाती? बना पाती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अब ये अमाइनो एसिड्स में कुछ एग्जांपल्स तुम लोग अगर याद रखोगे तो अच्छा होगा। जैसे एक H, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसिन। ये तुम लोगों को पता ही रहना चाहिए, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लिगैंड भी है, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है। तो देखो भाई, ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया ग्लाइसिन। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। एंड इस ग्लाइसिन में से अगर एक H+ निकाल दे O- तो ये बन जाता है ग्लाइसिनेटो। समझ में आ रहा है? उसी बदले अगर R ग्रुप अगर मैंने बना दिया CH3 तो इसके बोलते हैं एनालाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ये ऐसे बहुत सारे हैं जो कि 4-5 हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जांपल आई गेस देख लिए थे, ठीक है। ओके, इसमें 3 टाइप के कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड मतलब क्या? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अमाइन ग्रुप है, ठीक है। दूसरा आता है एसिडिक अमाइनो एसिड, जिसमें क्या होता है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और एक NH2 बराबर के नहीं। अब दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड इस R ग्रुप में रहता है बे, ये समझ में आ रहा है क्या ना? सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH वो R ग्रुप में रहेगा। एंड फिर बाद में आता है बेसिक अमाइनो एसिड, जिसमें क्या होगा? 2 अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ पा रहे हो? मतलब एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इसमें और हाँ, इसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, फिनाइलिक ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, वो सब भी याद रखना। मतलब इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन कंटेनिंग सल्फर, तो वो मिथेनॉइन और एक कुछ तो टायरोसिन है, ऐसे कुछ सिस्टीन, ठीक है, वो सब है। तो वो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर कोई पूछने वाला जनरली नहीं है, ठीक है। वो आ गया तो स्किप मार देना, क्या ही कर सकते, सब कुछ रट नहीं सकते, ठीक है। ओके, आने के चांसेस नहीं है, नहीं आता जनरली, बट स्टिल। अब इसके बाद अमाइनो एसिड्स आर जनरली ऑप्टिकली एक्टिव। दिख रहा है ना भाई, ये कायरल कार्बन एटम है बराबर। ओनली वन अमाइनो एसिड इज देयर व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होगा? ऊपर नीचे दोनों तरफ R ग्रुप भी H है ना बे, तो 2 H हो गए, सिमेट्रिकल सेंटर निकल गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अब उसी बदले बाकी सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे कुछ रहते हैं, C डबल बॉन्ड OH, सॉरी OH, बाद में H R एंड NH2, ठीक है। अब ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? L अमाइनो एसिड या D अमाइनो एसिड। तो उसमें हम लोग देखते हैं ये NH2 की पोजीशन। NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो क्या बोलने का? L। समझ में आ रहा है? तो दिस इज L अमाइनो एसिड। एंड उसी बदले अगर इसकी मिरर इमेज बना लूं D, ठीक है, यहाँ पे LND, तो NH2 H R C डबल बॉन्ड O OH, तो इसे हम लोग बोलते हैं डी अमाइनो एसिड, ठीक है, डी अमाइनो एसिड। हमारे बॉडी में कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है? L या D? L प्रेजेंट रहता है। कौन सा ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है या फिर कार्बोहाइड्रेट कौन सा रहता है? D वाले। समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ओके, अब अमाइनो एसिड्स जो है वो कंबाइन होके प्रोटीन्स बनाते हैं,
प्रोटीन में 4 स्ट्रक्चर रहते हैं, एक रहता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी एंड बाद में क्वाटरनरी, बराबर। ओके, अब प्राइमरी में होता क्या है बे? ओके, स्ट्रेट चेन रहती है और उनके अंदर लिंकेज जो रहती है वो कैसे रहती है? पेप्टाइड लिंकेज रहती है। कौन सी रहती है? पेप्टाइड लिंकेज। देखो भाई होता कैसा है, C डबल बॉन्ड OH प्लस HNHCr2H C डबल बॉन्ड OH प्लस HNHCr3H C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये OHH, ये OHH, ये OH किसी और H के साथ और ये H किसी और OH के साथ ऐसे निकल जाता है। एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं एक छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ इसका, तो कैसे मिलेगा? NH यहाँ पे ये कंटिन्यूड, ठीक है, डैश CR1H डैश C डबल बॉन्ड विच इज गेटिंग कनेक्टेड टू अनदर NH डैश CR2H डैश C डबल बॉन्ड, और ये आगे कंटिन्यूड रहने वाला है। समझ पा रहे हो? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड, बराबर है कि नहीं? एंड इस अमाइड फंक्शनल ग्रुप को कौन सा लिंकेज बोला था ज्यादा? पेप्टाइड लिंकेज, बराबर। एंड उसी बदले अपने कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा लिंकेज रहता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ये याद रखना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है? ओ मतलब ईथर, ठीक है, और यहाँ पे अमाइड ग्रुप है। ओके, अब ये ऐसे स्ट्रेट चेन बनती है, बाद में ये स्ट्रेट चेन अपने बॉडी में फिट नहीं हो पाएंगी, तो क्या करते हैं इनको हम लोग? हाँ, ये कॉइल होना स्टार्ट होती है। समझ में आ रहा है? अब हाँ, हेलिकल शेप में कॉइल होना स्टार्ट होता है। अब हेलिक्स जो है वो दो टाइप के रह सकते हैं भाई, एक ऐसा राइट हैंडेड कॉइल, समझ में आ रहा है, एंड दूसरा ऐसे लेफ्ट हैंडेड कॉइल, समझ में आ रहा है। राइट हैंडेड क्या रहता है? प्रोटीन्स, हाँ, अल्फा हेलिक्स, ओके, एंड लेफ्ट हैंडेड को क्या बोलते हैं? बीटा हेलिक्स, ठीक है। तो राइट हैंडेड हेलिक्स कौन बनाता है? प्रोटीन या डीएनए? प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। उसी बदले ये जो लेफ्ट हैंडेड है वो कौन बनाएगा? डीएनए बनाता है या फिर आरएनए बनाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये जो कॉइल है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें कौन सी लिंकेज रहती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। वेरी नाइस। देखो भाई यहाँ पे NH किसी और के C डबल बॉन्ड के साथ ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, समझ में आ रहा है। तो इनके बीच में पकड़ के रखने के लिए हम लोग कौन सी लिंकेज बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। ओके, एंड फिर बाद में ये जो कॉइल है वो खुद के ऊपर कॉइल होना स्टार्ट हो जाती है, फिर ये क्या बनाती है? टर्शियरी, बराबर। तो ये कॉइल अगर ऐसे खुद के ऊपर कॉइल होना स्टार्ट हो गई तो ये टर्शियरी प्रोटीन बनाती है, ठीक है, मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है। ये क्या दिख रहा है? ये फाइब्रस दिख रहा है, ग्लोबुलर दिख रहा है? ग्लोबुलर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। फाइब्रस में जो है वो ऐसे स्ट्रेट धागे रहते हैं, ठीक है, एंड ग्लोबुलर्स में से ग्लोब्यूल्स रहते हैं। अब ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब दूसरे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ मतलब ऐसे कंबाइन हो जाता है तो क्या बनता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बराबर है क्या नहीं? अब हम लोगों ने लास्ट टाइम ये वाला देखा था, ये है हीमोग्लोबिन, बराबर। हीमोग्लोबिन में जस्ट अ मिनट, हेलो, हाँ ये इतकं लवकर? अरे वा, हां मी निघालो, मी आता क्लासमध्ये. हां चल बाय. ओके, मेरे घर वाले गांव पहुंच गए. इधर बाजू में ही है साला. 5 बजे निकले थे, पहुंचने आ भी गए. ओके चलो, तो हाँ अरे यार क्या कर सकते, मेरे बिल्ले का ध्यान रखना था ना किसी को तो. ओके, अब बहुत बुरा लग रहा है ना तुम लोगों को, सालों में पहुंच गया सुबह सुबह तो. देखो भाई, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अपना प्रेजेंट रहता है Fe. क्या प्रेजेंट रहता है? Fe, ठीक है. अब ये Fe के बारे में पूछने के चांसेस कम है वैसे, बट स्टिल Fe जनरली इनिशियली प्रेजेंट रहता है +3 स्टेट में, ठीक है. ये मतलब आने के चांसेस हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ सकता है, ठीक है. तो इनिशियली Fe रहता है +3 स्टेट में. इसके साथ क्या कंबाइन हो रहा है? अच्छा नहीं अब ओके वो हो गया. बॉडी में Fe किसको कैच करता है? ऑक्सीजन. क्या कैच करता है? ऑक्सीजन, बराबर. तो ये ऐसे जाता है ऐसे ऑक्सीजन के पास, समझ पा रहे हो, ठीक है. एंड हाँ अच्छा नहीं, उतना हम लोगों को कुछ काम नहीं आएगा, छोड़ो, उतना नहीं पता रहने की जरूरत. अब ये Fe3+ जो है बाद में इसके साथ कंबाइन होके, नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी माय बैड. अब ये Fe2+ है जो इसके साथ कंबाइन होता है, समझ में आ रहा है. एंड Fe2+ से चला जाता है Fe3+ में, समझ में आ रहा है. एंड इसको कनेक्ट होता है ये, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज रहता है. नेम ऑफ द स्पीशीज इज रॉन्ग.
नेम ऑफ दिस स्पीशीज इज। अब अगर तुम लोगों ने बोला नहीं ये पता ही नहीं है तो मतलब मजा आ जाएगा साला। ओके, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सर सुपर ऑक्साइड पे तो -½ होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। ओवरऑल -1 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 ही रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसे -½ ऐसा कुछ रहता ही नहीं ना, मतलब स्ट्रक्चर वाइज ऐसे दिखता है। एंड ये हम लोगों ने मतलब तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। रेडॉक्स अरे रुको रहेगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछे इसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? O2 -1 की, हाँ वो 17 मतलब 1.5। इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी रहती है? 1.5। ये बॉन्ड समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूँ? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, चलता है। अब हाँ अरे ट्रिक है, 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन याद है? हाँ 3 2.5 2.0 1.5 17 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 16 -1 17। समझा? ओके, तो हमारे बॉडी में सुपर ऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, ठीक है। एंड फिर बाद में जाके मसल्स को देता है, वो वापस ऑक्सीजन के फॉर्म में देता है, वापस 2+ बनता है, CO2 उठाता है, लेके जाता है, ठीक है। ओके, अब ये समझा पक्का? लास्ट लेक्चर में अगर कुछ दिक्कत हुई रहेगी तो हाँ क्या इतना आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। हाँ ये दूसरी बात देखो भाई, जनरली ये Fe2+ जो है वो ऐसा है ना, हीमोग्लोबिन के बाहर रहता है, साइज बड़ी रहती है, ठीक है। तो ज्योमेट्री अगर पूछिए तो क्या बनेगी? नहीं, हाँ पिरामिडल ना भाई, ये ऐसे पिरामिड का बेस है 4, ये ऐसे 4 बेस है एंड वो Fe ऊपर है, समझ में आ रहा है? स्क्वायर पिरामिडल जैसा दिखता है, ठीक है। एंड फिर बाद में जब वो O2 -1 को कैरी करता है तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, +3 में चला गया, साइज कम हो जाएगी, साइज कम होके बाद में वो अंदर फिट हो पाता है, समझ में आ रहा है? ये सब हम लोगों को पूछने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बट अगर आ गया तो थोड़ा सा याद रखना। ओके नेक्स्ट, फिर अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं विटामिन, ठीक है, विटामिन, ठीक है। तो लिखो भाई, इनमें भी ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें। और हाँ एनसीईआरटी में ये ऐसा एक चार्ट है जो तुम लोगों को पढ़ना है कि कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। एंड वो उनका सोर्स क्या रहता है, जैसे विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, गाजर खाने का, हाँ मतलब पता होगा ना ऐसे, वो वाला, ठीक है। हाँ विटामिन सी स्कर्वी की बीमारी होती है, ठीक है। हाँ सिट्रस फ्रूट्स का बराबर है, क्या आता है तुम लोगों को? यस वही सब, ठीक है। ओके, बाकी कुछ भी याद ना है तो मच्छी तो पक्का रहती है, ठीक है, मच्छी में विटामिन रहता है, हाँ याद रखना, ठीक है। यस फिश। अब विटामिन देखो भाई, ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स रहता है, ठीक है, प्रोटीन्स जैसे ही रहता है, ठीक है। इनको पुराने जमाने में बोलते थे विटामिन, ई आता था, ई स्पेलिंग में, देखो मेरे को स्पेलिंग आ रही है एक कोई तो, ठीक है। अब विटामिन, इसमें 2 वर्ड बोले जाते थे, वाइटल, अमाइन, समझ में आ रहा है? फिर बाद में पता चला कि कुछ विटामिन है जिनके अंदर अमाइंस है ही नहीं, समझ में आ रहा है? तो उनको ये निकाल के विटामिन बना दिया, बस अभी नाम को पूरा चेंज करने में उनको घंटा आ रहा था, ठीक है। ओके, इसमें अपने को सारी चीजें नहीं पढ़नी है, मतलब मुझे नहीं पढ़ानी है, तुम लोगों को चार्ट पढ़ना है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हाँ तो हाँ बराबर होता है देखो भाई, कुछ नहीं, अरे वो इधर ही ऐसे छोटा सा प्रिंट मार के चिपका दो, ऐसे इजी गिरेगा, ठीक है। वो ना मतलब कौन लिखते बैठेगा। यस, इसमें अपने को बट 2 मेन चीजें याद रखनी है, ठीक है। एक वाटर सल्यूबल विटामिन एंड फैट सल्यूबल विटामिन, ठीक है। हाँ तो वाटर सल्यूबल जो विटामिन रहता है वो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है, सल्यूबल इन वाटर, बराबर है क्या नहीं? तो ये हम लोगों को डेली सोर्स में लगते रहते हैं, ये डेली की जरूरत है, क्यों बे? यूरिनेट करके निकल जाता है ना, ऐसे पानी पी के यूरिनेट करेंगे तो यूरिन के साथ सच्ची ऐसे तो सुसु करेंगे निकल जाता है, ठीक है। तो इसको इसलिए हम लोगों को ये डेली लगते हैं, समझ में आ रहा है? इसमें तुम लोगों को एकदम सिंपल है भाई, याद कैसे रखने का, विटामिन बी सी, ठीक है, विटामिन बी एंड सी,
विटामिन बी सी, ठीक है, इजी। एंड उसी बदले बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फैट सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी स्टोर करके रख सकती है चर्बी के फॉर्म में, समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब चर्बी में डिसॉल्व हो जाता है। तो विटामिन ए, डी, ई, बाद में के भी है, ठीक है, बस ये सारे के सारे क्या रहते हैं, फैट सोल्यूबल रहता है, ठीक है, ओके, ये याद रखना। बाकी इनमें याद रखने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, इनके सोर्सेस वो तुम लोगों को देखने हैं खुद से, ठीक है। ये विटामिन में इतना ही है मतलब, ऐसे कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा वहाँ वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। खत्म हो जाए क्या, तो हाँ हो जाएगा ना, अच्छा डाउट्स की भी बहुत सारे। क्या डाउट है, कौन से? आप एक वीक के बाद मतलब फिजिकली नहीं, 2 वीक के बाद, लास्ट टाइम तो ऑनलाइन। अच्छा ओके। अब एंजाइम्स, पहले विटामिन्स के पहले एंजाइम्स ले लेना चाहिए था। एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट, बराबर, ओके। तो एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट, ठीक है। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है एंड ये अगेन अपने बॉडी में क्या करेंगे, रिएक्शन को फास्ट करेंगे। रिएक्शन फास्ट करने के लिए ये क्या काम करता है, अटैच कर दे अपने आप को एक सबस्ट्रेट से। नहीं वो बाद में, वो मैकेनिज्म बाद में देखेंगे। ये क्या कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, बराबर, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, ये ठीक है, ये पता ही होगा, ओके। एंजाइम्स जो है इनके नाम की एंडिंग नेम एंड्स विथ इज, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था मेरे ख्याल से कि C12 H22 O11, अगर इसको हम लोगों को ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज और सुक्रोज में, ये सॉरी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है, ये सुक्रोज है। सुक्रोज को अगर हम लोगों को ऐसे ये कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम यूज होता है, इन्वर्टेज। कौन सा यूज होता है, इन्वर्टेज, ठीक है। इन्वर्टेज का नाम इन्वर्टेज इसलिए है क्योंकि ग्लूकोज नहीं, रुको एक मिनट, अब रुको मैं बताता हूँ। अब सुक्रोज जो है उसका जो स्पिन रहता है वो रहता है नेगेटिव स्पिन, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का डायरेक्शन, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करेगा, नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड फिर बाद में ये जो शुगर्स बनते हैं, सॉरी सुक्रोज प्लस रहता है, माय बैड, एंड फिर बाद में ये एक प्लस बनता है और एक माइनस बनता है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो अप्रॉक्स ये 52 डिग्रीज के अराउंड किधर तो रोटेट करता है, कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव, मतलब राइट, एंड ये माइनस 120 डिग्री के अराउंड किधर तो रोटेट करता है, कौन सा डायरेक्शन में, लेफ्ट। ये समझ में आ रहा है। इनकी वैल्यूज आई हम लोगों ने लिखी थी, वो म्यूटा रोटेशन नहीं, म्यूटा रोटेशन का अलग था, ठीक है। तो एक बार देख लेना इसके, मतलब कोई वैल्यूज पूछने वाला है नहीं, डोंट वरी, ठीक है। अब इन्वर्टेज का मीनिंग क्या हो रहा है फिर देखो भाई, पहले इनिशियली ये कौन सा डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, प्लस, मतलब राइट हैंड साइड, समझ में आ रहा है। अब बाद में आधा ग्लूकोज बना, आधा फ्रक्टोज बना, बराबर है कि नहीं। तो ग्लूकोज कौन सा डायरेक्शन में लेके जा रहा है, राइट डायरेक्शन में 52 डिग्रीज, एंड सुक्रोज वापस लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस 120 ना भाई, मतलब कौन जीतेगा, 120, मतलब ओवरऑल कितना रोटेशन दिखेगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में दिखेगा, एंड कुछ तो 70 डिग्री के अराउंड, 68 डिग्री के अराउंड, ये समझ में आ रहा है, ये पक्का। तो इनिशियली जो राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था वो कौन सा डायरेक्शन लेके जा रहा है अभी, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, समझ में आया। तो रोटेशन इनवर्स हो गया, इसलिए इन्वर्टेज बोला जाता है, ठीक है। रोटेशन को इन्वर्ट किया इसलिए इन्वर्टेज, ठीक है। उसी बदले अगर मुझे ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा तो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, ईस्ट एंजाइम प्रोवाइड करता है, जाइमेज, क्या यूज करता है, जाइमेज। ये एंजाइम्स के नाम याद रखना भाई। तो यू गेट C2H5OH 2 टाइम्स प्लस 2CO2। अब सिमिलरली माल्टेज, माल्टेज क्या करेगा भाई, माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, समझ में आ रहा है। माल्टोज को ब्रेक डाउन करके क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलते हैं, कौन से, 2 अल्फा ग्लूकोज मिलते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अमाइलेज, अमाइलेज को ब्रेक करता है, ठीक है, उसको भी ब्रेक डाउन करके अल्फा ग्लूकोज ही मिलता है। ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे अल्फा ग्लूकोज के ही बने हुए हैं एक्सेप्ट फॉर सेल्यूलोज, ठीक है।
तो वो छोड़ के बाकी सारे अल्फा ग्लूकोज ही है। चलो लिख दो ये। कार्बोनिक अनहाइड्रेज ऐसा कुछ तुम लोगों के पेपर में मैंने भी डाला है? नहीं डाला है। ओके एक और एक एंजाइम रहता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ठीक है, सेलेनियम उसके अंदर रहता है, सेलेनियम नहीं जिंक रहता है, ठीक है। तो 11th के पेपर में डाला था इस पर, क्या पता। कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ठीक है, इसमें प्रेजेंट रहता है। उस पेपर में सेलेनियम था मुझे, बट जिंक याद आ रहा है। जिंक वो पेपर में आई गेस कुछ तो ऐसे ही क्वेश्चन बना के दिया होगा। इसमें जिंक एज ए मेटल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड अभी देखो मैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज करता क्या है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में किधर भी H2O2 मतलब क्या पेरोक्साइड जनरेट हो जाए, समझ में आ रहा है, तो उसको ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि मतलब H2O2 इज क्वाइट पॉइजनस फॉर अस, ठीक है, मर जाएंगे। तो वो ऐसा ना हो इसलिए इसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ठीक है। हाँ सॉरी नहीं डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता वो, तो डिस्प्रपोर्शनेट अपने आप होता है, पानी में कन्वर्ट करके खत्म कर देता है। हाँ लैक्टिक एसिड से लैक्टिक एसिड से ब्रेक होगा कुछ तो। जो एनारोबिक। हाँ अब दूसरी बात, कुछ मेटल्स कहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हो तुम लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक जिंक कार्बोनिक अनहाइड्रेज में प्रेजेंट है, ठीक है। Fe कहाँ पे प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही हम लोगों के बॉडी में नहीं मतलब हम लोगों को जरूरत रहती है विटामिन B12, पता होगा, ठीक है। तो उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? कोबाल्ट, ठीक है। याद रखना ये भी, ठीक है। विटामिन, हाँ कोऑर्डिनेशन में ये काम आता है, करेक्ट। कोऑर्डिनेशन में इसका क्वेश्चन देखा होगा शायद से। विटामिन B12 में रहता है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट पूरा नाम कोबाल्ट साइनोहाइड्रिन ऐसा कुछ है, बट उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या बोलते हैं उसको, प्लैटिनम कहाँ पे, मतलब प्लैटिनम हमारे बॉडी में यूज नहीं होता, बट जनरली अपने सिलेबस में सिस्प्लैटिन, ठीक है। तो ये मेटल्स जनरली पता रहने चाहिए। सिस्प्लैटिन जो कि पीटी है, ठीक है। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए Na यूज होता है, निकल EDTA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगेन जस्ट अपने को पता रहना चाहिए, थियरी का पार्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। ये मेटल्स मतलब मैच द कॉलम्स में बोलो या फिर ऐसे जस्ट MCQs में बोलो, जनरली पूछे जा सकते हैं, ठीक है, काम आएंगे। ओके नेक्स्ट, अब इसके बाद ओके विटामिन B12 कम हो जाएगा तो वो अनीमिया होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ऐसे सांस लेने में दिक्कत होती है, परनीशियस अनीमिया वही है ना, मतलब सिकल सेल नहीं, बट परनीशियस में वही होता है ना अनीमिया में, सांस लेने में। हाँ सिकल सेल, हाँ जेनेटिकली है भाई, हाँ हाँ ऐसे क्रेसेंट मून के। चल भाई हो गया। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, एंजाइम क्या करते हैं भाई? रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है बराबर। अब कैसे बढ़ाते हैं देखो, कोई दो चीजें रिएक्ट करने वाली है लेट्स से, ठीक है। तो कोई ऐसे सबस्ट्रेट है जो कि, हाँ एस मतलब क्या, सबस्ट्रेट, ठीक है, जो रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट करने वाला है और बनाने वाला है कुछ पीपी मतलब प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत स्लो है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर क्या ऐड किया है, एंजाइम, हम लोग मतलब बॉडी ऐड करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एंजाइम
प्लस सबस्ट्रेट, ये पहले दोनों एक ऐसे इंटरमीडिएट बनाते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, इनका जो इंटरमीडिएट है वो रिवर्सिबल ही है, वो हम लोग बोलेंगे ES, ये समझ में आया? ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ES बना, एंड फिर बाद में ये ES बहुत इजीली रिएक्ट कर लेता है खुद के साथ, किसी और के साथ कुछ तो, एंड ये बनाता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये इतनी रिएक्शन समझ में आ रही है? ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल, इसको हम लोग बोलेंगे K1 एंड इसको हम लोग बोलेंगे K-1, चलेगा, रिवर्सिबल है तो K1 एंड K-1, एंड सेकंड वाले को हम लोग बोलेंगे K2, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। ओके, अब एंजाइम इसमें हेल्प कैसे करता है? देखो भाई, एंजाइम फॉलोज लॉक एंड की मैकेनिज्म, क्या फॉलो करता है वो? लॉक एंड की, ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। ओके, तो लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है, ये हमारे बॉडी में बहुत जगहों पे यूज होता है। ठीक है, अब देखो भाई, नहीं पढ़ा होगा यहाँ पे, देखो SSC वाले गरीबों और ICSE वाले जो भूल गए हैं, तो यहाँ पे देखो, अब एंजाइम ये एक ऐसे लॉक का काम करता है। देखो भाई, ठीक है, ये हमारा एंजाइम, इसमें कोई भी आके, यहाँ अगेन एक मेन चीज, एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, वो एक चीज बताना रह गया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे लिखना, दे आर प्रोटीन्स हैविंग स्पेशल फंक्शन या फिर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। ठीक है, अभी जगह कम रहेगी तो इतना ही लिखना, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ओके, अब ऊपर ही मैंने बताया ये जो प्रोटीन्स रहता है इनका ये क्वार्टरली स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 डायमेंशनल है, एंड यहाँ पे आके स्पेसिफिकली कोई मेटल ऐसे फिट हो सकता है, जैसे Fe3+ है तो वो बाद में अंदर जाकर घुस सकता है। वैसे ही ये एंजाइम्स जो है, देखो भाई, एक्चुअल में वो जो अभी मैंने डायग्राम बनाई वैसा शेप रहता है क्या एंजाइम का? नहीं, उनका शेप ऐसा कुछ रहता है, समझ में आ रहा है? बहुत ऐसे टीडियस रहता है। ठीक है, अलग अलग आइटम से बनके ऐसे कुछ तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है उनसे, एंड वो ऐसे दिखते हैं, मतलब वो काम करते हैं क्लॉक जैसे। अब इसके अंदर कोई भी ऐसे की आके बैठ सकती है क्या? नहीं, तो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, देखो अगर सबस्ट्रेट का शेप ऐसा रहेगा तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, उसी पहले सबस्ट्रेट अगर ऐसा ही है तभी ये अंदर जाके फिट हो सकते हैं, ये समझ पा रहे हो? तो पहली स्टेप, ये अंदर गया एंड फिट हो गया। ठीक है, ये अपना K1 एंड ये K-1, ये बन गया तुम लोगों का ES। ये लॉक एंड की का मीनिंग समझ में आ रहा है? ओके, फिर बाद में लेट अस से 2 पॉसिबिलिटीज है बाद में इसके बाद। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर बाहर से कुछ तो आएगा और रिएक्ट कर सकता है, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था हाइड्रोजनेशन के टाइम पे निकल क्या करता है, सिर्फ हाइड्रोजन को पकड़ने का काम करता है, फिर इथीन आता है एंड फिर हाइड्रोलाइज मतलब हाइड्रोजनेट होकर निकल जाता है। ठीक है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे बाहर से कुछ आ सकता है और रिएक्शन हो सकती है, या फिर ये एंजाइम खुद ब खुद ब्रेक डाउन टूट सकता है एंड फिर टूट के बाहर, अभी बाद में यार टूटने के बाद इसका शेप सेम रहा क्या? नहीं, ये देखो भाई, एक तो ये टूट सकता है या फिर प्रोडक्ट के साथ मतलब किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके इसका शेप चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज है एंड दोनों में अभी एक बार ये टूट गया या फिर इसका शेप चेंज हो गया तो इसके अंदर वो फिट हो नहीं सकता, इसकी वजह से ये बाहर निकल गया। ठीक है, टूटने के बाद ये एक प्रोडक्ट बना और ये एक प्रोडक्ट बना, या फिर ये ऐसे शेप का प्रोडक्ट बना। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज है, वो टूट के बाहर निकल सकता है या फिर उसका शेप चेंज होगा एंड वो बाहर निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता काइनेटिक्स का, बट इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यान दो भाई, ये जो है इसका काइनेटिक्स स्टडी 2 साइंटिस्ट ने दिया था, माइकलिस एंड मेंटन। माइकलिस एंड मेंटन। ठीक है, माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म हम लोगों को पढ़ना नहीं है, इनके डेरिवेशन अपने कुछ काम की नहीं है। ठीक है, बट इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मेरे ख्याल से एनवर्सिटी अगर सॉल्व की रहेगी तो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो देखो भाई, के, ठीक है, बड़ा के छोटा के लिखते हैं, छोड़ो, इज इक्वल टू K2 E into S अपॉन Km प्लस S। हाँ, अच्छा मैंने ही कराया था। ओके, हाँ, तो ये माइकलिस मेंटन का इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, व्हेन सबस्ट्रेट इज वेरी लार्ज, ठीक है, या फिर व्हेन सबस्ट्रेट इज वेरी लो। ठीक है, इसकी हम लोगों को ऑर्डर निकालनी रहती है, अगर याद नहीं है तो देखो भाई। तो पहली बात, पहला ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज वेरी हाई, हाँ चलो लेस, ठीक है, वेरी लेस। ठीक है,
अब ये अगर बहुत कम है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, किसी के भी कंपैरिजन में, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि कम है, समझ में आ रहा है, तो अपने को अज्यूम करना है कि किसके कंपैरिजन में हम लोग इसको छोटा लेंगे तो फायदा होगा, Km के कंपैरिजन में, समझ में आ रहा है। तो Km बहुत बड़ा हो गया मतलब, समझे, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा बे, Km प्लस S गिव्स अस Km, समझे। तो बाद में ये Km कांस्टेंट है, K2 कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट कंबाइन हो गए, एक नया कांस्टेंट बन गया। तो अपनी ओवरऑल इक्वेशन नई वाली ये समझ में आ रहा है क्या, पक्का, ओके। तो ये K2 एंड Km दोनों कंबाइन होके मैं K डैश बोल दूं, चलेगा, इनटू E इनटू S, समझे। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, सेकेंड ऑर्डर, समझ में आ रहा है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट इज वेरी लो इट इज एक्टिंग एज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब उसी बदले अगर सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गया, चलो तो ये हम लोगों ने पहले भी किया है, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं आज, जब भी टाइम पास और कुछ तो करते हैं फिर। तो Km देखो भाई, तो Km अगर बहुत छोटा है एंड सब्सट्रेट बहुत ज्यादा है, मतलब Km प्लस सब्सट्रेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सब्सट्रेट, बराबर है क्या नहीं। तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, सब्सट्रेट सब्सट्रेट कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। ये कैंसिल आउट हो गया एंड ऑर्डर क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर। इसको कोई प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना चाहेगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज़ सबस्ट्रेट अगर बहुत कम है तो रिएक्शन डिपेंडेंट हो गया तो उसमें ऐसा थोड़ी है, सक्सेसफुल रिलेशंस के ऊपर नहीं नहीं, सर अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है तो मतलब जितना एंजाइम है उतना ही सबस्ट्रेट यूज हो पाएगा, बराबर हाँ। ए देखो भाई, ये अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो गया तो रेट जो है वो किसके ऊपर से डिपेंड कर रहा है, एंजाइम के ऊपर। क्यों है, क्योंकि अगर मेरे पास लेट्स से कि एक ही एंजाइम है और 50 सबस्ट्रेट्स है, तो 50 सबस्ट्रेट का कुछ काम है क्या भाई, वो एक एंजाइम के साथ तो एक ही रिएक्ट कर पाएगा ना, तो मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम के ऊपर। ये समझ पा रहे हो, पक्का, ओके लिख दीजिए, चलो। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, वो एक्चुअली कुछ तो K2 इंटू K-1/K1 ऐसा कुछ है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ बक कुछ भी नहीं, बोर्ड में भी इतना आ सकते हैं, बट अरे मतलब लॉक एंड की मैकेनिज्म के डायग्राम, हाँ हाँ वो आ सकता है, वो सब पूरा एक्सप्लेनेशन उस बात। हाँ हाँ। तो या अपने ब्रेन में भी रिसेप्टर्स रहता है, ठीक है, जिनके ऊपर कुछ तो जाके बैठता है, वो मुझे भी याद नहीं है, वो अपने को कुछ काम का नहीं वैसे, बट स्टिल पता रहना चाहिए। एंजाइम जैसे ही उनका काम रहता है, ठीक है, रिसेप्टर्स के ऊपर, हाँ भाई नीट वालों, ब्रेन में क्या रिसेप्टर्स के ऊपर क्या आके चिपकता है, हाँ ये बोल रहा है बहुत सारा ब्रिज शो करते हैं, जंप करते हैं साइनेप्स के ऊपर। रिसेप्टर्स के ऊपर कौन चिपकता है ऐसे सिग्नल सेंड करने के लिए, साइनेप्स के ऊपर जो निकलता है ना, नहीं मतलब लेट अस से कि नींद आ रही है तो रिसेप्टर के ऊपर कुछ तो जाके चिपकता है, फिर बाद में ऐसे हार्मोन रहते हैं क्या, हार्मोन, हाँ नहीं ना, वो मेलेटोनिन वो नींद आने के लिए यूज होता है, मतलब हाँ उसे नींद हार्मोन है, हाँ तो हार्मोन्स चिपकते हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर हार्मोन्स चिपकते हैं। मुझे ओके हाँ क्या इतना बायोलॉजी आता तो मैं डॉक्टर बन जाता ना, ऐसे क्या कर रहे तू भी हाँ नहीं तो बायोलॉजी पढ़ा देता कुछ भी। चलो ये पाइया चालू है क्या, एसी बहुत गर्म हो रहा है आज। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे, फिर बाद में बहुत बढ़ गया तो ऐसे, बात खत्म, वो उतना ही है, वो तुम लोग भी फिगर आउट कर सकते हो, इतना कुछ नहीं। देखो भाई इसका ग्राफ जो मैंने बताया था जनरली ऐसे, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे ऐसे, अगेन एग्जाम में इक्वेशन दी रहेगी, हाँ इक्वेशन तुम लोगों को याद नहीं रखनी है, मतलब तुम हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कुछ याद रखते हैं क्या, नहीं, वो दी रहती है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें अगर तुम लोगों को मतलब ऐसे इक्वेशन दे दी, एंड फॉर दिस रिएक्शन द ग्राफ फॉर रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल बी, ऐसा पूछा है, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ये ऐसे मस्त ऐसे ऐसे जा रहा है,
समझ में आ रहा है, ठीक है। उसमें इंडिपेंडेंट हो जाए। फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे ऐसे कम होगा, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट मतलब भाई हाँ सबस्ट्रेट अभी कितना भी बढ़ा लो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि उतने एंजाइम्स ही नहीं है फॉलोड। तो ऐसा ग्राफ मतलब अगर इस इक्वेशन के ऊपर या फिर किसी और इक्वेशन इन्होंने टर्म्स चेंज कर दी, ए बी दे दिया, समझ में आ रहा है, तो मतलब ऐसे भी आ सकता है ना, k इज इक्वल टू k2 a इंटू बी अपॉन सम k3 प्लस b या फिर a, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा तो भी तुम लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट लिपिड्स। लिपिड्स दो टाइप के रहते हैं, एक अपने काम का है। लिपिड्स दो टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं एस्टर्स, ठीक है, या फिर ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं इनको, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ये एक कैटेगरी है। एंड दूसरे रहते हैं फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, जो कि फॉस्फो एस्टर ग्रुप से बने हुए रहते हैं, ठीक है। फॉस्फो एस्टर ग्रुप मतलब क्या, देखो भाई अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे H निकाल के R लगा दिया तो ये क्या बन जाता है, एस्टर। समझ में आ रहा है, ये ऊपर वाले एस्टर्स हैं। अब फॉस्फो एस्टर्स, फॉस्फोरिक एसिड के एस्टर, समझ में आ रहा है। फॉस्फोरिक एसिड क्या रहता है बे, H3PO4, तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH क्या करूं, क्या निकाल के, H निकाल के, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसे H निकल गए एंड OR, समझे। इसमें तो अपने को इतना ही जानने की जरूरत है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, समझ में आया ये, ओके। एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या रहते हैं, देखो भाई, तो CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ठीक है। OH, ये इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी, ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल, समझ में आ रहा है। इस ग्लिसरॉल को अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं, क्या बोलते हैं उसको, एस्टर में, समझ में आ रहा है, तो इसे क्या बोलने का, ट्राइग्लिसराइड, समझ में आ रहा है, जो अपने बॉडी में फैट का काम करता है। तो एस्टर जो है वो ऐसे कुछ दिखता है, O C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R। ये ट्राइग्लिसराइड समझ में आ रहे तुम लोगों को। नाउ दीज R ग्रुप्स कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, समझ में आ रहा है। जनरली ये R ग्रुप्स बड़े रहते हैं, मिनिमम शुरुआत होती है तीसरे कार्बन से, 3 कार्बन से, समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, प्रोपियन, यानी प्रोपियोनिक एसिड फर्स्ट फैट। तो मिनिमम 3 कार्बन रहेंगे तो वो फैटी एसिड बोला जाएगा, ये समझ में आ रहा है क्या। हम लोगों ने प्रोपियोनिक एसिड, फिर बाद में ब्यूटायरिक एसिड, तो बटर में कितने कार्बन हो जाते हैं, 4, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। वो बकरी वाला एसिड फैट, कैप्रोइक एसिड, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वैसा सब, ओके। तो अब यहाँ पे इन्हें जब ब्रेक किया जाता है बहुत बड़े, अगर R ग्रुप जो है वो ऐसे 12, 17 ऐसे कार्बन एटम्स का हो गया, ठीक है, एंड इन्हें मैंने ब्रेक कर दिया, इनको ब्रेक करना है मुझे, तो देखो भाई एस्टर को ब्रेक करने के बाद क्या मिलता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर। अब इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग मतलब यूज करेंगे वाटर, बट पानी इतना इजीली काम करता है क्या, नहीं, तो आइदर वी कैन यूज H+ और OH-, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं OH- यूज कर रहा हूं, NOH चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, कौन सा टूटता है याद है क्या तुम लोगों को, ऐसे जो उल्टा बना ना, आज फर्स्ट टाइम मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, OH, हाँ ये, ठीक है, ये वाला टूटता है, ठीक है। अब यहां से ये O निकल गया, H कनेक्ट हो गया, एंड C डबल बॉन्ड O के कनेक्ट हो गया, OH, ये पता है ना, ओके। तो यहाँ पे तुम लोगों को मिला ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस O C डबल बॉन्ड O R, बराबर है कि नहीं,
एंड ये OH है, बट OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा Na। ये समझ में आ रहा है? कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अगर ये R ग्रुप, ठीक है, कंटेन्स मोर देन और इक्वल टू 12 कार्बन आइटम्स, 12 मिनिमम, ठीक है, तो ये बनाता है सोप। क्या बनाता है? सोप, ठीक है। Hence this reaction is also called as saponification reaction। ये समझे? इस रिएक्शन में एस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ऐसे सोप बनने के चांसेस रहता है, इसलिए इस रिएक्शन का दूसरा भी नाम रहता है सैपोनिफिकेशन, ठीक है। ओके, Phospholipids not इसमें कोई डाउट? हाँ, Phospholipids not leaking. नहीं बस खत्म। अब देखो बे, एकदम पुराने जमाने में सबसे पहले जो सोप बनाया गया था, ठीक है, ऐसे बोला जाता है इजिप्ट में बना था, ठीक है, 5000 साल पहले। तो उन लोगों ने क्या किया था, ऐसे एनिमल फैट लिया था, ऐसे जानवरों की चर्बी, ऐसे मरे हुए जानवरों की चर्बी, हाँ यस, ठीक है। उस जमाने में चलता था, उस जमाने में खेती बाड़ी अपने को आती नहीं थी ना, ऐसे मतलब, तो नॉनवेज खा लेते थे लोग, ऐसे ज़्यादा ऐसे शक्लें मत बनाओ। तो वो जानवरों की चर्बी ली एंड फिर बाद में ऐसे शायद से खाना वाना बना रहे थे, अगले दिन राख बची थी, उस राख के साथ मिक्स किया, पता नहीं क्यों, बट करके देखा कि क्या बनता है। हाँ ठीक है, राख इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटैश ऐश, मतलब KOH को पोटैश ऐश बोलते हैं, पता है क्या? राख के अंदर रहता है, ठीक है, ऐश के अंदर रहता है, तो पोटेशियम की ऐश, पोटैश ऐश, ठीक है, उसके अंदर KOH रहता है। अरे मतलब समझो, ऐसे भावनाओं को समझो। तो उधर अंदर KOH था, जानवरों की चर्बी में ट्राइग्लिसराइड्स थे, फिर बाद में ऐसे वो लम्स बनने लग गए, ऐसे फिर वो लम्स ऐसे मस्त एकदम पानी के अंदर डालने के बाद ऐसे साबुन जैसा सोप आने लग गया। मतलब मस्त, इससे अभी कल से नहाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोप वैसे बनाया गया था एंड जनरली बहुत टाइम तक ऐसे ही बनाया जा रहा था। आजकल हम लोग केमिकल सोप्स यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसे आजकल हम लोग केमिकल सोप्स यूज करते हैं, ऐसे चर्बी वाला नहीं, ठीक है। ओके, सॉरी, हाँ ट्राइग्लिसराइड्स भी खत्म। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, मतलब ऐसा अभी ऐसे ही टाइम पास चीज़ है, ठीक है। जल्दी देखो क्या धारावी इंडिया से कि पूरे वर्ल्ड में? एशिया में मतलब चाइना से भी ऊपर। अच्छा, वाह, चलो जाते खरीदते कुछ तो। अभी तो गौतम अडानी ने लिया ना, हाँ, बिड किया था 5000। बट वो ये नहीं होगा, मतलब सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। लोग इसलिए तो नहीं छोड़ रहे ना वो जगह, उनके बिजनेसेस बहुत सेट है, अंदर उधर बहुत दुकान है, इसलिए लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, अब यही हो गया क्या? इसमें कोई दिक्कत? अब बाद में हम लोग सोप्स के बारे में कब पढ़ेंगे भरोसा नहीं, तो मतलब वैसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बट हाँ ना वही तो, इसलिए तो यही तो दिक्कत है, ठीक है। अब देखो भाई, तो वर्किंग ऑफ सोप, अभी सोप पे आ गए तो वर्किंग ऑफ सोप कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब वर्किंग ऑफ सोप पढ़ने से पहले सोप के कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। एक रहता है SLS, ठीक है, SLS which is sodium lauryl sulfate, ठीक है, सोडियम लॉराइल सल्फेट। लॉराइल मतलब 12 कार्बन, ठीक है, 17 भी हो सकते हैं, एक बार चेक करना बाद में, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, बट अपने को मेन चीजें काम की है बेस में, ध्यान दो, ऐसे कुछ नहीं, इसमें तुम लोगों को पूरा ऐसे नाम पता रहना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब लेट अस से कि इसके अंदर 12 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये समझे। अब क्या है? सोडियम लॉराइल सल्फेट। तो एक्चुअली ये सल्फोनिक एसिड रहता है। ए देखो बे, कार्बोक्सिलिक एसिड ही चाहिए ऐसा है क्या? नहीं, सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट भी चलेगा। तो ये एक सल्फोनिक एसिड है, इसमें ये H को निकाल के क्या अटैच करेंगे? Na अटैच करेंगे। तो Na अटैच करने के बाद Na+O- और ये बन जाता है अपना सोडियम लॉराइल सल्फेट, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि लॉराइल 12 कार्बन है कि 17 कार्बन है।
तो वो ऐड कर देंगे। कौन से एक्टिंग पे शशांक सर की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। हाँ रिकॉर्डिंग में आया रिकॉर्डिंग अच्छा अब देखो भाई 12 ही है ठीक है। एंड दूसरा अपने को पढ़ना है सी टैब ठीक है। तो सी टैब का फुल फॉर्म रहता है सिटाइल टेट्रा नहीं, सिटाइल ट्राइमिथाइल। ए है अमोनियम, बी है ब्रोमाइड। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सिटाइल मतलब 17 कार्बन एटम्स ठीक है। अब ये 17 कार्बन एटम्स है कब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक है। ये 17 किसे कनेक्ट हो रहे हैं? अमोनियम को, नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन नहीं NH4 प्लस नहीं है, ये नाइट्रोजन रुको भाई। हाँ ये नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल से कनेक्टेड है। अरे दिखा क्या ना, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम मतलब नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 3 मिथाइल ग्रुप्स 1 सिटाइल ग्रुप ठीक है। तो 1 2 3 नाइट्रोजन जब कभी ऐसे 4 बॉन्ड बनाता है प्लस चार्ज आता है, इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर ये समझे। अब मुझे बताओ विच वन इज अनायनिक सॉल्ट, विच वन इज कटायनिक सॉल्ट। अपर ऊपर वाला अनायनिक है कटायनिक है? अनायनिक है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ये सॉल्ट मतलब अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा करके, वो तो मतलब ये क्या है प्लस क्या ही है ना, वो टाइम पास है ठीक है। एंड नीचे वाला कटायनिक सॉल्ट, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे इनकी वर्किंग। चलो भाई 17 कार्बन 12 क्या वही विच वन इज अनायनिक सॉल्ट, विच वन इज कटायनिक सॉल्ट। हाँ लिटरली मतलब यही क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ नहीं। क्या हाँ देखो ना, ये ऑर्गेनिक वाले के पार्ट के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये ऑर्गेनिक वाले पार्ट के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इनके आगे लिखना है ऊपर वाला अनायनिक सॉल्ट सोप, नीचे वाला कटायनिक सोप ठीक है। थोड़ा ज़्यादा डिबेट हो गया, चलो फिर जल्दी खत्म करते, फिर डीएनए भी स्टार्ट करना है। ओके अब इनकी वर्किंग, लास्ट पार्ट, इनकी वर्किंग। ठीक है, वर्किंग ऑफ सोप। देखो भाई सोप को दिखाने के लिए सोप के अंदर 2 चीजें रहती है ठीक है। एक बड़ी सी ऑर्गेनिक चेन एंड फिर बाहर की तरफ एक ऐसे इनऑर्गेनिक कोई तो Na+ या फिर Br- दिख रहा है ठीक है। तो बड़ी सी ऑर्गेनिक चेन को हम लोग ऐसे जिगजैग लाइन, समझ में आ रहा है। एंड इनऑर्गेनिक पार्ट को हम लोग ऐसे एक गोले से दिखाते हैं, समझ में आ रहा है ठीक है। इसे देखो भाई, इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक टेल ठीक है। एंड ये जो है इनऑर्गेनिक हेड ठीक है। अब यहां पे मुझे बता, ए मोदी चुप बेटा, मैंने कुछ नहीं किया ओके अब अब देखो बराबर है। अब देखो भाई, ये हम लोग जनरली सोप फोम फॉर्मेशन कहाँ पे करता है, लेदर फॉर्मेशन कहाँ पे करता है? पानी में डालने के बाद बराबर। अब पानी में डालने के बाद 2 चीजें है बेस में, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक बराबर। वाटर के साथ अट्रैक्ट कौन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड? इनऑर्गेनिक पार्ट, समझ में आ रहा है। तो वाटर में इनऑर्गेनिक पार्ट ऐसा अट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है एंड उसी बदले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? रिपेल होगा। तो रिपेल होकर वाटर से दूर जाना स्टार्ट हो रहा है। देखो भाई ध्यान दो, ऐसे पानी है ठीक है, पानी के अंदर ऐसे तुम लोगों ने साबुन घोलना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे
छोटे छोटे साबुन के पार्टिकल्स, ठीक है, बट ये वाटर से रिपेल हो रहा है। अब तो जो हेड वाला पार्ट है वो पानी के कांटेक्ट में रहता है, ध्यान दो भाई, जो हेड वाला पार्ट है वो ऐसे पानी के कांटेक्ट में रहता है, एंड जो टेल वाला पार्ट है वो ऐसे पानी से दूर जाता है। ये समझ पा रहे हो क्या? हाँ, यस। इसमें कोई दिक्कत? इसे बोला जाता है माइसली। ठीक है, माइसेल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत? एंड इससे अपना झाग बनता है, ठीक है। अब ये अब ये जनरली डर्ट पार्टिकल्स को कैसे ट्रैप करता है, ध्यान दो भाई। लेट अस से कि अपनी ऐसे प्लेट है, ठीक है, खाना वाना खा के हो गया, खाना खाने के बाद इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑयल्स के ड्रॉप्स पड़े हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे ऑयल के ड्रॉप्स के ऊपर मैं अगर पानी छोड़ूंगा तो ये ऐसे पूरा क्लीन हो जाता है कि एकदम चकाचक नहीं हो पाता, बराबर है कि नहीं, बिकॉज पानी और वाटर दोनों मिक्स होते नहीं है, ठीक है। अब इसलिए हम लोग क्या इसके ऊपर लगाते हैं, सोप लगाते हैं, बराबर ना, पानी और अच्छा सॉरी पानी और ऑयल, हाँ ओके, पानी और ऑयल मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, सोप ऐड करते हैं। अब सोप देखो भाई, सोप में दो चीज है, एक ऑर्गेनिक पार्ट है, एक इनऑर्गेनिक पार्ट है। अब ऑयल के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक, ए लाइक डिसॉल्व्स लाइक, बराबर है ना। तो सोप जो है उसकी इनऑर्गेनिक टेल ऐसे ऑयल में से पकड़ लेती है, इनऑर्गेनिक में, हाँ वही ऑर्गेनिक टेल। फिर बाद में हम लोग इसके ऊपर से पानी छोड़ते हैं। अब इधर से जैसे मैं पानी छोड़ूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड ऑर्गेनिक पहले से ऑयल को पकड़ के रखा हुआ है, तो ऑयल निकल जाएगा, प्लेट एकदम सपाचक हो जाएगी। ऐसे में समझ में आ रहा है तुम लोगों को, मेरी भावनाएं पहुंच रही है, ठीक है। तो ये मतलब अपना नॉर्मल सॉल्बिडिटी का कंसेप्ट है, ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कंसेप्ट है। पानी के अंदर सिर्फ रहेगा तो वो ऐसे एक देखो भाई, अगर बहुत कम सोप लेंगे तो पानी के अंदर वो ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो जाता है, कभी नोटिस किया समझ लो? हाँ, वैसे कुछ समझ में नहीं आता पानी के अंदर है कि नहीं है, बट बाद में बहुत ज्यादा लेंगे तो ऐसे पानी में ऐसे ब्लूइश है आना स्टार्ट हो जाता है, कोलोइडल पार्टिकल्स बनते हैं, ये इनको कोलोइडल पार्टिकल्स बोलते हैं, जो कि लाइट को फिर रिफ्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर दिखता है ना, वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। पानी का कलर या फिर सोप का कलर ब्लू रहता है क्या? नहीं, वो पार्टिकल्स की साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करना स्टार्ट करती है, एंड फिर बाद में ऐसे ब्लू कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? इनको बोलते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, जल्दी लिखो भाई, बाद में वापस बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर पहुंच जाता है। ध्यान दो भाई, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए। एसी नहीं बंद कर रहे हैं ना भाई? हाँ, मारी खाता नहीं तो। अब डीएनए एंड आरएनए दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं, डीएनए एंड आरएनए। देखो भाई, डीएनए का फुल फॉर्म रहता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये तुम लोगों को पता है, एंड वो रहता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, बराबर। अब लेट अस स्टार्ट विद डीएनए फर्स्ट। डीएनए कंटेन्स डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, स्पेसिफिकली 2-deoxyribose, अच्छे से लिख देते हैं, स्पेसिफिकली 2-deoxyribose, प्लस इट कंटेन्स अ बेस, प्लस इट कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, ठीक है। डीएनए में 4 बेसिस पॉसिबल है, AT, GC, ठीक है, एंड आरएनए। ये ATGC इतना सबको पता है कि नहीं पता है? ओके, हाँ रुको रुको, तो आराम से जाते हैं, रुको छोड़ो। अब दूसरा आता है आरएनए। आरएनए रहता है राइबोस, नो डीऑक्सी, डायरेक्ट राइबोस। राइबोस पता है ना, राइबोस शुगर, हाँ ये शुगर है, मतलब शुगर बेस और
फॉस्फोरिक एसिड ऐसे पढ़ा होगा ना, तो वो शुगर जो है वो 2-deoxy राइबोज एंड राइबोज है, ठीक है। तो राइबोज शुगर प्लस, शुगर लिख ही देते चलो, प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, लिख दो। अब देखो भाई होता कैसे है, हमारा राइबोस कैसा दिखता है? हाँ तो क्या है मतलब, C डबल बॉन्ड OH, HOH, 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 CH2OH, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ना 2 छोड़ो, हाँ अब ये जो है पहली बात ऐसे ओपन फॉर्म में नहीं रहता डीएनए में, ठीक है, ये अपने एसिडल फॉर्म, हेमी एसिडल फॉर्म में रहता है, ठीक है। हेमी एसिडल फॉर्म में ये ऐसे कुछ दिखता है। हाँ ये 5 कार्बन एटम्स है, तो ये क्या बनाएगा, मतलब नहीं फ्यूरानोज वाला या पायरानोज वाला, फ्यूरानोज, समझ में आ रहा है, तो ये ऐसा बनता है फ्यूरानोज, ठीक है। चलो भाई अब जरा मुझे बताओ, ये फर्स्ट कार्बन, हाँ और ये ऐसे, ये फर्स्ट रहेगा या सेकंड रहेगा? हाँ अब वो बताता हूँ, सेकंड रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्यों सेकंड? अल्डिहाइड है, फर्स्ट रहेगा। अल्डिहाइड है, फर्स्ट रहेगा ना। वो कार्बन कौन डिसाइड करते हैं, अल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन के बाद जो वाला ये जो पहला है वो अल्डिहाइड या फिर कीटोनिक, तो ये क्या रहेगा, फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताना, हाँ तो पहले वाले में क्या आएगा, HOH। अब इसमें OH ऊपर आता है और H नीचे आता है, इसको अल्फा बोलेंगे, बीटा फॉर्म, बीटा। H जब नीचे रहता है तो बीटा, H अगर ऊपर रहता तो अल्फा, याद है? ओके। अब बाद में सेकंड वाले के लिए याद है ना, इसको ऐसे झुका रहेगा। अब क्या होगा, ये HOH, बाजू वाले में भी HOH, बाद में CH2OH, H। ये समझ में आ रहा है? ये है अपना बीटा राइबो फ्यूरानोज, ठीक है। अब इसी बीटा राइबो फ्यूरानोज को अगर हम लोगों ने सिर्फ सेकंड कार्बन पे OH के बदले H अटैच कर दिया, तो ये बन जाता है 2-deoxyराइबोज। ये दिख रहा है, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन निकाल दिया, ठीक है। इधर पहले राइबोज में सेकंड कार्बन पे OH था, अब यहाँ पे OH के बदले H है, मतलब ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ये बन जाता है 2-deoxyराइबोज, ठीक है। 2 बीटा डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज, लिख दो। हाँ ये आरएनए में रहता है एंड ये डीएनए में रहता है, ठीक है। ये एडेनिन ग्वानिन ये प्यूरिन में रहता है कि पिरिमिडिन में रहता है? प्यूरिन ना, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में अपने बाकी GCT, ओके। GCT नहीं मतलब CTU। ओके डन, लिख दिया। अब देखो फिर डीएनए के अंदर रहता है, मतलब रहता है बेस। ये 2 टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं प्यूरिन्स एंड दूसरे रहते हैं पिरिमिडिन्स, ठीक है। पिरिमिडिन्स ये जो है वो रहते हैं अपने कौन से पे, सी और CTU, ओके CTU ना, हाँ ओके। तो एक रहते हैं सिस्टीन, बराबर है ना नाम, साइटोसिन, जल्दी बताओ। साइटोसिन, थाइमिन,
ओके यूरेसिल क्या क्या अरे यार ठीक है ना इतना क्या है, चलो थाइमिन जो कुछ रहेगा चलो। अब एंड पिरिमिडिन्स के बाद दूसरे रहते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स रहते हैं एडेनिन एंड गोनाइन। क्यों आ रहे हो आराम से? ए ध्यान दो भाई, इनमें अमाइन ग्रुप रहता है, ठीक है। अमाइन ग्रुप का एक H एंड हमारे डीएनए के फर्स्ट पोजीशन के OH निकल जाता है। समझ में आ रहा है? अमाइन ग्रुप का NH2 का या फिर NH सेकेंड डिग्री अगर अमाइन रहेगा तो NH, उनका H और OH निकल जाता है एंड ये बनाते हैं ऐसा कुछ। यहां पे OH के बदले आ जाता है बेस। इसमें कोई दिक्कत? एंड फिर बाकी सब सेम टू सेम HH HOH एंड यहां पे फिफ्थ कार्बन पे जो CH2OH है, यहां देखो भाई, तो बेस कौन से कार्बन पे कनेक्ट होता है? बेस फर्स्ट कार्बन पे कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड ये जो फिफ्थ कार्बन है यहां पर आता है, रुको, फॉस्फोरिक एसिड, बराबर, ठीक है। अब फॉस्फोरिक एसिड अगर तुम लोगों को याद होगा तो P डबल बॉन्ड O OH ऐसा है। इसका OH, इसका H निकल गया, एक O बच गया जो कि कनेक्ट होगा, फॉलोड। ए कम मत करा, ऐसी मार खाएगा। ठीक है। तो अरे तो यहां पर ये ऐसे ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O OH यहाँ, और बहुत सी जगहों पे ये OH के बदले सिर्फ O- लिखा हुआ रहता है, चलेगा, ठीक है। सिर्फ O- रहता है तो उसको मतलब वो सॉल्ट फॉर्म में दे दिया है और कुछ नहीं। मैंने अभी के लिए H रखा है, बट मतलब वो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना बे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड क्यों है? बिकॉज इन दो OH की वजह से, बाद में एक ही बचता है बट स्टिल, ठीक है। अगर वो निकाल दिया तो भी चलता है, ओके। इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो देखो भाई, इसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एंड सिर्फ बेस रहता है तो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब ये कंप्लीट डीएनए बन गया जो कि होता है न्यूक्लियोटाइड। एंड अगर फॉस्फोरिक एसिड कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ क्या कनेक्टेड है? बेस, ठीक है। तो इसे बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। लिख दो ये। सॉरी, डिफरेंस, हाँ, सिर्फ शुगर प्लस बेस अगर रहेगा, शुगर प्लस बेस, तो वो न्यूक्लियोसाइड है। एंड शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड है। फाइनल फॉर्म ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड रहता है। डीएनए में मतलब बिल्डिंग यूनिट्स जो रहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो न्यूक्लियोटाइड के रहते हैं, वैसा, और कुछ नहीं। अभी तक डीएनए कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी डीएनए का एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ अपना। अब इससे हम लोग जोड़ जोड़ के डीएनए बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पूरा नहीं जोड़ते बैठेंगे, हाँ। पिरामिड्स और प्यूरिन्स में difference क्या है? अच्छा हाँ, ये दो एक्चुअली कंपाउंड है नाइट्रोजन के, गूगल करके देख लेना। प्यूरिन्स जो है वो एक से 6 मेंबर्ड रिंग अटैच टू 5 मेंबर्ड रिंग है। एंड पिरामिडिन्स जो है वो एक 5 मेंबर्ड की रिंग है, वैसा। पैराडिन है ना अपना, वो पैराडिन जैसा, और कुछ नहीं। तो पैराडिन जैसा दिखता है इसलिए पिरामिडिन्स, एंड प्यूरिन्स पैराडिन का ही ऐसा एक डेरिवेटिव। यहाँ तक हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एडेनिन ग्वानाइन, हाँ ये ग्वानाइन है, ग्वानाइन है, यस यस। सीख गया तो सेम वही तो करेक्ट है, नहीं तो इनके लिंकेज को फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं ना। चलो हो गया, जल्दी करो बे। अब
ध्यान दो भाई, डीएनए में 2 एंड्स रहते हैं, एक रहता है 5 एंड और एक रहता है 3 एंड। समझ में आ रहा है? देखो भाई, देखो जरा, डीएनए में 2 एंड रहते हैं, एक रहता है 5 एंड और एक दूसरा रहता है 3 एंड। ठीक है, अब होता क्या है, ऐसा ही सेम टू सेम डीएनए का मॉलिक्यूल मैं वापस बनाने वाला हूँ, डोंट वरी। ऐसा ही एक सेम टू सेम डीएनए का मॉलिक्यूल, समझ पा रहे हो? इसके 3 एंड पे आ गया, देख पा रहे हो? फिर क्या होगा भाई, इसका OH और इसका H वापस निकल गया, फॉलोड, एंड वापस यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो एक लिंकेज रहती है 5th कार्बन से, दूसरी रहती है 3rd कार्बन से नीचे की तरफ। बाद में ये 5th कार्बन से ऊपर 3rd को कनेक्ट हो गया, तो इसका 3rd किसी और के 5th के साथ कनेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये डीएनए की स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जिसमें बेसिस जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे? सेम भी रह सकते हैं, डिफरेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब A बाद में T बाद में G बाद में C कुछ भी रह सकता है। ठीक है, अब तो जनरली फिर बाद में डीएनए कैसे बनता है, कैसे बनता है? ए, लेट अस से यहाँ पे ए से शुरुआत कर दी मैंने। ए मतलब क्या? एडेनाइन, बेस के बदले ए लिख दिया, एडेनाइन। ठीक है, एंड यहाँ पे HH, HOH, CH2O, P डबल बॉन्ड O। ये O ऊपर की तरफ तो कनेक्टेड है, यहाँ पे बाजू में हमने अभी OH के बदले O-, क्योंकि बुक्स में O- भी रहता है। ठीक है, एंड इसका OH नीचे की तरफ किसी O, P डबल बॉन्ड O, O जो कि वापस नीचे शुगर से कनेक्टेड है। जो कि HO जो और आगे नीचे कनेक्टेड है, समझे? ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखते, ये नीचे कनेक्टेड है। क्यों बे? ऊपर O लिख दिया ना, वो O इधर कनेक्टेड है ना, समझा? वो ऐसे पॉलीमर स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दे भाई। एंड फिर बाद में वापस HH, एंड लेट अस से कि यहाँ पे G, ओके, GH चलेगा, समझे? ये ऐसे कंटिन्यूएशन में जब रहता है तो बनती है डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड। और फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर वापस वो कर्व बनेगा। हाँ, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल मतलब इसमें 2 स्ट्रैंड्स रहती है, एंड दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करती है। अच्छा, हाँ, एंटी पैरेलल मतलब ये ऊपर 5th कार्बन है, एंड ये नीचे कौन सा कार्बन है? इसके 3rd है। तो अभी दूसरी जो चेन आएगी, इसका नीचे रहेगा 5th एंड ऊपर रहेगा, समझ में आ रहा है? वो बाद में, रुक ना, शांति से, वो टाइम है उसके लिए, रुक तो। अब ठीक है, तो अब इसमें ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को पकड़ के रखने का काम करते हैं बेस पेयरिंग। ठीक है, तो देखो भाई, अगर G है उसको पकड़ के रखने का काम करता है साइटोसिन, एडेनिन को साइटोसिन पकड़ के रखता है वाया अ ट्रिपल बॉन्ड। बट यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो वैसे वीक है, बिकॉज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, अरे, और डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखने का काम, ये जो लिंकेज है इसे बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ए भाई, डाइएस्टर, यहाँ पे 2 एस्टर लिंकेज है, दिख रहे हैं? देख, ये फॉस्फोरिक एसिड का OH है, अभी भी ये एसिड ही है, बट जब OH का H निकाल के कार्बन कनेक्ट कर देते हैं तो एस्टर बन जाता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ए देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अपने प्रोटीन्स में पेप्टाइड, डीएनए में फॉस्फोडाइएस्टर, बेस पेयर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, फिर बाद में हाँ, वो दूसरे वाले में 2 आता है। यस, रुको पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। क्या मस्त पढ़ाता हूँ ना मैं ऐसे ये सब टॉपिक्स। फिर बाद में बात हाँ, नहीं चाहिए मुझे। एंड फिर बाद में देखो भाई,
फिर इसका 5' नीचे है एंड 3' ऊपर है, समझ में आ रही है? उल्टा है, ठीक है। 1 और हाँ 1 2 3 बेस 1 पे ही रहता है, तो 1 2 3 फिर बाद में ये वापस इधर जो कि O, फिर अरे वापस O नहीं, हाँ सॉरी माय बैड, फिर P डबल बॉन्ड O माइनस O जो कि अभी वापस 5वें कार्बन को कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है? तो ये 5वें कार्बन को कनेक्टेड है, यहाँ पे अपना ये पहला कार्बन है, थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था साला, ठीक है छोड़ो। अब है ना, अब यहाँ पे है अपना A के साथ कौन पेयर करता है? T करता है, समझे? और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, ये समझे? ठीक है, वो सेम टू सेम रहता है, एंटी पैरेलल, ऐसे पैरेलल रहते हैं, ऐसे एकदम बाजू बाजू में, ठीक है। एंड बाकी सब अपना सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पे वही H ये कंटिन्यूएशन में है और यहाँ पे H, समझे कुछ? ठीक है, ओके। ये इसमें कोई स्ट्रक्चर काम का है क्या? नहीं। कौन सा बॉन्ड रहता है? ग्लाइकोसाइडिक रहता है। किसके बीच में बेस पेयर्स रहती है? G और C और A and T। बड़ी ये तरह मेहनत करके ऐसे अच्छे से बनाओगे तो दिमाग में बैठने के चांसेस थोड़े से तो रहेंगे ना, वैसे रीड करके कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। खुद से के हाथ के नीचे से एक बार जाएगा तो अच्छा लगेगा तुम लोगों से, ठीक है, समझ के लिखना। और ये बेस पेयर्स में कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, समझ में आ रहा है? ओके, लिख दो। सॉरी नहीं, वो OH रहता है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, एसिड, वो एसिडिक OH वैसा। हाँ A and T में डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब फाइनली हो गया, ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया, देखो। फिर DNA नहीं वो खत्म कर देना भाई, रुको, ब्रेक लेके क्या ही करोगे फिर? हाँ यस 10 o'clock, मतलब हो गया, चैप्टर ही खत्म हो रहा है, कुछ है ही नहीं मतलब वैसे। हाँ तो क्या ही करो अब, क्या? हाँ ये डाउट्स के लिए आ जाओ बस। मुझे लगा डाउट्स बोल रहा है कोई, तो यहाँ से ऐसे बोल रहा था। ओके हाँ, अब देखो भाई, DNA इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड वो बीटा हेलिक्स बनाता है। बीटा हेलिक्स मतलब लेफ्ट हैंड कॉइल, समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड कॉइल मतलब ऐसा, समझ पा रहे हो? ठीक है, बस इसमें एक नहीं 2 हेलिक्स रहता है। रुको वैसे, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। सही है। हाँ ये स्टोरी तुम लोगों को पता है क्या, चोरी की? कुछ नहीं चलो। हाँ चलता है, कोई नहीं। देखो बैक, इसमें एक चीज नोटिस करो, पता है मैं दांत तोड़ूंगा तेरा स्ट्रक्चर आके बाद में देखूंगा ना। हाँ तो पीछे डाल दूंगा, ब्रेसेस का खर्चा बचा दूंगा उसके में। सर वो खुशी कर देगा तब। देखो भाई, ठीक है चलो बस हो गया। ऊपर वाला मस्त है, नीचे जरा कॉम्प्रोमाइज होते गए स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मेन चीज जो तुम लोगों को पता रहनी चाहिए, डीएनए में जो ग्रूव्स रहता है वो 2 टाइप के रहता है। ये स्ट्रक्चर इसलिए इतनी मेहनत लेके बनाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसे लार्ज ग्रूव रहता है, दूसरा उसके बाजू में स्मॉलर ग्रूव। लार्जर ग्रूव गुम हो गया वो। हाँ अरे हाँ ना भाई, अपने पास स्मार्ट बोर्ड है साला, रुको। अब देखो भाई, आरएनए अगेन सेम टू सेम, हाँ ओपन, तो बट कौन सा हेलिक्स? बीटा हेलिक्स, लेफ्ट हैंड कॉइल, ठीक है। तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे कॉइल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड इसमें आधे मतलब
एक ही स्ट्रैंड है, ठीक है, जिसमें अपने सिर्फ एक ही साइड के बेसिस है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक ही साइड के स्ट्रैंड्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आरएनए में, आरएनए का सबसे एक इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं फीचर जो अपने बॉडी में काम आता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्या 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 ये राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है? ओह हाँ सॉरी, अरे वो ये मत करो ना, वो सिलेक्ट करिए हाँ हाँ चलो चलता है, अभी छोड़ो रहेंगे देखो। अब ये समझा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड कॉइल्ड है। अब यहाँ पर इसमें 3 टाइप रहते हैं, ठीक है, एक रहता है mRNA, दूसरा रहता है tRNA एंड लास्ट रहता है rRNA, ठीक है। देखो अब ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब mRNA क्या करता है, ठीक है, mRNA को बोला जाता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर ऐसे कोड लिखा हुआ रहता है, बराबर ना भाई, ठीक है। अब कोड जो है उनको बोलते हैं कोडॉन, ठीक है। कोडॉन जो है वो ऐसे 3 जीन के पेयर्स रहता है, ए यू जी। हाँ दूसरी बात, आरएनए में बेस थोड़े से अलग हो गए, टी के बदले क्या रहता है, यू रहता है, याद रखना बे। डीएनए में ATGC बट आरएनए में AUGC, टी के बदले आरएनए में यू रहता है। वो एक पॉइंट मेंशन कर देना कि मतलब बेस पेयर्स में थाइमिन के बदले यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। ओके, तो AUG, ACU, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब ये समझ में आ रहा है? तो ये जो 3 के पेयर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं? कोडॉन। ये कोडॉन जो है ना वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? लेट अस से कि ये AUG ये ग्लाइसिन के लिए है, ठीक है। क्या चलता है, इतना नाटक नहीं करने का, इधर रुको बे। अब ये मेथियोनाइन के लिए है बे, तो मेथियोनाइन के लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड ACU ये तो किसी के लिए भी नहीं है ना, हाँ ठीक है, चलो देखा, खत्म। अब तो लेट अस से कि ये ग्लाइसिन के लिए है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो कोडॉन है वो रीड किए जाते हैं, ये रीड करके tRNA को दिए जाते हैं। tRNA बॉडी में जाते हैं, बॉडी में जाते हैं मतलब किधर तो जाता रहेगा, मुझे मत बताओ, ठीक है, मतलब वैसे तो ज्यादा नहीं मुझे आ रहा है यार। अब तो बॉडी में जाता है और उधर से वो अमाइनो एसिड ढूंढता है और पकड़ता है, पकड़ के लेके आते हैं कि ये ले। समझ में आ रहा है? इस mRNA के ऊपर बेटा रहता है rRNA, राइबोसोमल RNA। हाँ ऐसे बड़ा सा कुछ तो रहता है, अजीब सा राइबोसोमल RNA, ठीक है। हाँ rRNA, ये देखो मैसेंजर और ट्रांसपोर्ट तो एकदम इजी है, नाम में ही मीनिंग है। इसका नाम लिख दे रहा हूं, राइबोसोमल RNA, ठीक है। अब वो जो ट्रांसपोर्ट RNA है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट RNA का शेप ऐसे नीचे से गोलाकार रहता है मेरे ख्याल से, वो बाद में ना, हाँ ना, हाँ ट्रांसपोर्ट RNA नीचे से गोलाकार रहता है, अभी छोड़ो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट RNA ने क्या किया, एक अमीनो एसिड की लिंक लाई, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो लेट अस से कि मेथियोनाइन है अपना, इसको दिया, इसने पकड़ा, फिर बाद में दूसरा ग्लाइसिन आया तो उसने ग्लाइसिन भी लाया ट्रांसपोर्ट RNA ने, ठीक है, इसके भी पकड़ाया, सब कुछ पकड़ के फिर बाद में ये इनको कनेक्ट करते जाते हैं। इनको कनेक्ट करना मतलब इनमें कौन सा बॉन्ड बनाते जाते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आ रहा है? एंड फिर ये जब बाहर निकलता है तो मतलब हाँ कॉइल होके ऐसे बाहर निकल स्टार्ट हो जाएंगे, बात खत्म, और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा वापस। देखो भाई आरएनए का एक इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 3 टाइप के आरएनएस यूज होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर कोडॉन कोड रहता है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक किसके लिए रहते हैं, अमाइनो एसिड के लिए।
ये कोडॉन्स को रीड करके अमाइनो एसिड को ढूंढ के लाने का काम किसका रहता है? टीआरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए का। समझ में आ रहा है? वो अमाइनो एसिड्स पकड़ के उनको स्टिक एक दूसरे के साथ कंबाइन करने का, पेप्टाइड लिंकेज बनाने का काम किसका रहता है? राइबोसोम का। खत्म, समझा? इनके ऊपर मुझे थियरी लिख के देने की जरूरत है कि तुम लोग रीड कर लोगे? क्या है यार, नाम में है ना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए, इसमें क्या ही लिखेंगे? ठीक है, हाँ। अरे 5-6 मिनट और है क्या? देखा, जल्दी छोड़ दिया ना। चलो, तो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन। चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर अभी जब कभी होगा तो मैं सोच रहा हूँ कि एडवांस का अपना जो भी थोड़ा थोड़ा पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री का बाकी है वो पहले निपटा दें। सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का बाकी है, तो सबसे पहले तो वो स्टार्ट करेंगे। बाकी तो मतलब तुम लोगों को बिना पढ़ाए भी सॉल्व करेंगे शायद, बट कर लेंगे वो भी। हाँ चलेगा। तो टेस्ट में आयनिक रखते हैं और केमिकल रखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, वैसा चलेगा ना? इक्विलिब्रियम, अरे अभी तो 2 बार तो कर लिया, बट 2-3 बार तो अभी इक्विलिब्रियम हो गया था ना, दूसरी बार हुआ। अच्छा ठीक है, चलो फिर 2 ही रखते हैं। ओके, हाँ। अरे ऑर्गेनिक है, हाँ, ऑर्गेनिक और केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। डाउट्स वालों जल्दी आ जाओ, चलो।